हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सारिका मिश्रा। आज मैं आपके सामने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें हम आज सबसे पहले डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सन 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट जिस एटम से बना होता है, यह एटम इनडिविजिबल होता है, यानी अविभाज्य होता है। दूसरा रूल है, किसी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके कैरेक्टर सेम होते हैं, उनका मास सेम होता है। और डिफरेंट एलिमेंट के कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, उनका मास भी डिफरेंट होता है। किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स आपस में एक दूसरे से एक फिक्स रेशियो में रिएक्ट करते हैं। और चौथा रूल है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ना तो एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के आधार पे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट रेशियो, इन सभी नियमों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। लेकिन इस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का बाद में हमें कुछ ड्रॉबैक भी मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ऐसा था कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हम जानते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए ये अविभाज्य नहीं होता। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का ये ड्रॉबैक है। अब हम देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। कोई भी एटम जो कि स्मॉल होते हैं तो उनका एटॉमिक वेट भी स्मॉल होता है। और एटम्स किसी भी एलिमेंट को हम जानते हैं कि वो कई आइसोटोप से मिलकर बना होता है। तो हमें किसी भी एटम का जब हम एटॉमिक वेट देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी एटम का एटॉमिक वेट C12 के एटॉमिक वेट के स्टैंडर्ड को मान के लिया जाता है। और एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन है C12 के 1/12 मास का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास क्या होते हैं, इसके विषय में हम देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट एटॉमिक मास यूनिट के रूप में कैलकुलेट करने के लिए हम 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम में 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम का डिवाइड करने पर हमें ये वैल्यू 1.008 एटॉमिक मास यूनिट मिलती है। अब हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को शो करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट आइसोटोप से मिलके बने होते हैं और उन आइसोटोप के टोटल जो मास होता है उसको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन C12, C13 और C14 तीन आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है। तो इन तीनों का जो मास होगा उसका टोटल मास ही एवरेज एटॉमिक मास होता है। किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे उसके फ्रैक्शनल जो एब्यूडेंस होता है, उसके फ्रैक्शनल एब्यूडेंस F को उसके नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मास से उसे मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप से मिलकर बना होता है, जैसे फर्स्ट आइसोटोप का फ्रैक्शनल वैल्यू F1 इंटू M1 प्लस F2 इंटू M2। इसी प्रकार जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनकी वैल्यू हम रख के एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। हम देखेंगे कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन 3 आइसोटोप से मिलकर बना होता है, 12C, 13C, 14C। इस एग्जाम्पल में 12C का एविडेंस 98.892 है और इसका मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है। 13C का 1.108 एविडेंस है और 13.00335 एटॉमिक मास यूनिट इसका मास है। और 14C का 2 इंटू 10⁻⁻10 एविडेंस है और इसका एटॉमिक मास 14.00317 एटॉमिक मास यूनिट है। अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें इसके एविडेंस 98892% के रूप में इंटू 12 यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिफाइड मास के रूप में अब रिप्रेजेंट करते हैं। इसे यू के रूप में दिखाया जाता है। 0.1108 इंटू 13.00335 यूनिफाइड मास प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 14.00317 यूनिफाइड मास, जिसकी वैल्यू 12 इंटू 011 यूनिफाइड मास के बराबर हमें मिलती है। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उनके मास के योग को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसमें क्या होता है, एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स से हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और सभी जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास हमें मिल जाता है। इसमें हम कंपाउंड लेते हैं क्योंकि कंपाउंड ही 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम CH4 लेंगे जो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कार्बन का एटॉमिक मास 12.011 यूनिफाइड मास इंटू 4 इंटू हाइड्रोजन का 1.008 यूनिफाइड मास होता है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें 4.032 यूनिफाइड मास हमें हाइड्रोजन का मिला और टोटल वैल्यू 16.043 यूनिफाइड मास हमें CH4 का मॉलिक्यूलर मास हमें आया। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे। दूसरा एग्जांपल हम वाटर का लेंगे। वाटर 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। 2 इंटू 1.008 यूनिफाइड मास हाइड्रोजन का होगा और 16.00 यूनिट मास ऑक्सीजन का होगा। तो हमें इसमें 2.016 प्लस 16.00 यूनिफाइड मास करेंगे तो हमें 18.016 यूनिफाइड मास या हमें H2O का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम ग्लूकोज का देखेंगे। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। 6C प्लस 12H प्लस 6O। 6 इंटू 12.00011 यूनिफाइड मास प्लस 12 इंटू 1.008 यूनिफाइड मास प्लस 16.00 इंटू 6 यूनिफाइड मास, तो 72.066 यूनिफाइड मास कार्बन का कैलकुलेट हुआ और 12.096 यूनिफाइड मास हाइड्रोजन का आया। 96.00 यूनिफाइड मास हमें ऑक्सीजन का आया। इसको हम अगर आपस में सभी को
ऐड करते हैं तो हमें तो 180.0162 के लगभग हमें यूनिफाइड मास, हमें मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का मिलता है। अब हम देखेंगे फार्मूला मास क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी भी फार्मूला से जो हम मास कैलकुलेट करते हैं उसको फार्मूला मास कहते हैं। फार्मूला मास हमेशा ऐसे कंपाउंड का हम कैलकुलेट करते हैं जो एटम से मिलके नहीं बने होते, जो आयन से मिलके बने होते हैं। जब कोई ऐसा कंपाउंड जो आयनिक कॉन्स्टिट्यूट से मिलके बना होता है, ऐसे कंपाउंड का जो भी मास हम कैलकुलेट करते हैं वो फार्मूला मास होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन से मिलके बना होता है। इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है, और इनका जो मास होता है जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमें NaCl का फार्मूला मास हम मिल जाता है हमको। अब हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम जानते हैं मोल क्या होता है। मोल एक SI यूनिट होती है जो पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करती है। इसके अकॉर्डिंग एक मोल किसी भी एलिमेंट का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम को रिप्रेजेंट करता है, जो एवोगाद्रो नंबर होती है। इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मोल एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, और 1 मोल आयन में 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एटम्स हो, 1 मोल एटम हो या 1 मोल मॉलिक्यूल हो या 1 मोल आयन हो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स एवोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है, जो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। इसे एवोगाद्रो नंबर कहते हैं और इस रिलेशन को मोल कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। अब हम कुछ फार्मूला देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं ये गिवन मास बटे एटॉमिक या मोलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। जैसे किसी एटम में हमें नंबर ऑफ मोल्स देखना है तो गिवन मास बटे एटॉमिक मास के बराबर होता है, और किसी मॉलिक्यूल में देखना है तो गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के बराबर होता है। किसी रेडिकल या आयन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो फार्मूला वेट बटे टोटल चार्ज, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बटे बेसिसिटी के इक्वल होता है। किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बटे एसिडिटी के इक्वल होता है, और किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट उसके मोलर मास बटे उसमें प्रेजेंट नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी साल्ट में जितने निगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसमें या तो नेट पॉजिटिव चार्ज लेंगे या तो नेट निगेटिव चार्ज लेंगे। अब हम देखेंगे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपेरिकल फार्मूला। जैसा कि हम जानते हैं जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट से मिलके बना होता है, तो किसी मॉलिक्यूल का जो इंपेरिकल फार्मूला होता है वह उसमें प्रेजेंट एटम के एक रेशियो होल नंबर को प्रेजेंट करता है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो उस एलिमेंट में
जितने भी एटम्स होते हैं उसके एग्जैक्ट नंबर को शो करता है। हम इन दोनों फार्मूला का यूज कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करते हैं, जो कि जिसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। ये एग्जाम्पल है। इसमें हम देख रहे हैं कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.7% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इसका जो मोलर मास है वो 98.96 ग्राम है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तीनों किस रूप में है। 4.07% कार्बन है, यानी कि 4.07 ग्राम। हाइड्रोजन है 24.07%, यानी 24.07 ग्राम। और क्लोरीन है 71.65%, जो है 71.65 ग्राम। परसेंट जो होता है किसी सैंपल में, जो उस नंबर ऑफ एटम्स के जो परसेंटेज होते हैं उसके रूप में प्रेजेंट होता है। ये उस एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम इसका जो हमें मास है, गिवन मास है 4.07 ग्राम, हम इसमें इसका एटॉमिक मास 12.011 ग्राम हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.021। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 24.07 अपॉन 1.008 ग्राम, जो कि है 4.04। इसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 71.65 ग्राम अपॉन 35.563 ग्राम, जो कि इक्वल है 2.021 के। ये हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन मिल गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमें क्या करना होगा कि जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उसको सभी नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करने पर हमें उसका रेशियो आ जाएगा। तो हम जैसा देख रहे हैं, कार्बन 2.021 है, इसमें सबसे छोटा नंबर 2.021 ही है, तो ये 1 है। हाइड्रोजन 4.04 अपॉन 2.021 है, तो ये 2 है। और क्लोरीन 2.021 अपॉन 2.021 है, तो ये भी 1 है। इसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो वोल नंबर है उसके विषय में जानकारी मिली। इससे हम इसका इंपिरिकल फार्मूला CH2Cl कैलकुलेट करेंगे। इस इंपिरिकल फार्मूले से हम इसका इंपिरिकल मास निकालेंगे। इंपिरिकल मास निकालेंगे जो C प्लस 2H प्लस Cl है। C है 12 प्लस 0.011 प्लस 2 इंटू 1.008 प्लस 35.653 एटॉमिक मास यूनिट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 49.63 ग्राम हमें इसका इंपिरिकल फार्मूला मिलेगा। क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि इसका मोलर जो मास है, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, वो 98.96 ग्राम है। और इसका इंपिरिकल फार्मूला 49.63 ग्राम के करीब आया। इस फार्मूले का हम यूज करके N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास की वैल्यू इसमें रखेंगे। जैसा हम देख रहे हैं 98.96 ग्राम अपॉन 49.63 ग्राम इक्वल टू 2। एन की वैल्यू हमें 2 आई। इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपिरिकल फार्मूला
ये वैल्यू n की वैल्यू 2 है। एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl है, इससे हमें C2H4Cl2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिल जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमें किसी कंपाउंड में उसके एलिमेंट का परसेंटेज और मॉलिक्यूलर मास अगर हमें मालूम है, तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला, और कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, इन विषयों को हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।